साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ूंगा, घर जाऊंगा। दरअसल मैं नहीं पकड़ पाऊंगा और मेरे साथ आज कुछ और लिखा हुआ है। दोस्तों, उसी दिन मेरे साथ उस साइड पे काम के दौरान ही एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिस हादसे में मैं बहुत गंभीर रूप से घायल होता हूँ। मेरा ये राइट हैंड 7 टुकड़ा ये हाथ हुआ, ये चारों उंगलियों की हड्डियां बाहर निकल गई, क्लिप मार के इसको जोड़ा गया, सर में गंभीर चोटें आई। और जिन लोगों ने ये सब किया था वो ये सोचकर मुझे छोड़कर गए थे कि मैं मर गया हूं। 2 दिनों के बाद पता चला था मेरे बारे में, और मेरे माँ बाप उधर अलग परेशान है। मम्मी पापा रेलवे स्टेशन आए, साउथ बिहार एक्सप्रेस में ट्रेन आई, पटना में ट्रेन लगी, पूरी ट्रेन खाली हो गई। रोहित नहीं उतरा क्योंकि रोहित तो ट्रेन में चढ़ा ही नहीं। नंबर लगा रहे घर वाले, नंबर स्विच ऑफ। जाना था पटना और पहुंच गया मैं आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हूं। और जिन लोगों ने ये किया वो मोबाइल पता नहीं तोड़े, ले गए, क्या किए। उस दिन से मेरा नंबर स्विच ऑफ। लगातार मेरे माता पिता फोन मिला रहे हैं, नंबर स्विच ऑफ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी अपने के साथ जिससे दिल का रिश्ता हो, एकदम खून का रिश्ता की बात नहीं कर रहा हूं, दिल का रिश्ता, और किसी के साथ जब दिल का रिश्ता हो, अगर कुछ बुरा घटना घट जाए ना तो आपको आभास हो जाता है। मेरी मम्मी ने पापा को बोला, देखिए मेरा जी घबरा रहा है, कुछ रोहित को हुआ है, क्योंकि आज तक उसने मोबाइल बंद नहीं किया कभी भी। अगर उसको नहीं आना होता तो वो 2-4 गाली और खा लेता, लेकिन वो मोबाइल बंद नहीं करता। दोस्तों, लगभग 1 महीने तक जब मेरा नंबर स्विच ऑफ आया, मेरे पिता मुझे ढूंढने के लिए निकले, और काफी मशक्कत के बाद उनको पता चला कि मैं अस्पताल में हूं। और अस्पताल में आने के बाद जब वो डॉक्टर से मिले, ये सब बातें मैं सुनी सुनाई बता रहा हूं, मैं नहीं जानता। मैं अस्पताल में आईसीयू में था, मेरे पिता डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने उनको बताया कि देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, आपके बेटे का बचने का चांस बहुत कम है। अब आप सोच कर देखो कि उस माँ बाप तो 5.5 सालों से इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा अभी आएगा। और मैंने दुनिया भर की चीजें बता रखी थी कि मैं लगभग 8 लाख रुपए कमा के रखा हूं। वो मिट्टी का कमरा, मिट्टी के घर को तोड़ के 2 रूम का पक्के का मकान बनाऊंगा। कोई बंगला बनाने का शौक नहीं था दोस्त, उस वक्त कोई सपना नहीं था कि बंगला, गाड़ी, इतना मान सम्मान, ये लाइफ नहीं थी मेरी। बहुत ही वाहियात और गंदी लाइफ जी रहा था मैं उस कंपनी में। कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि लोग मुझे सुनना चाहेंगे, लोग मेरी तरह बनना चाहेंगे। भला मेरी तरह दुनिया का कोई शख्स ना बने, मैं ये सोचता था कभी उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जितनी गंदी लाइफ में जी रहा था। आप सोच कर देखो उस माँ बाप की क्या बीती होगी जब डॉक्टर ने ये बताया कि आपका लड़का नहीं बच पाएगा। मेरे पिता भागते हुए उस कंपनी के मालिक के पास गए, जिस मालिक का मैं इतनी तारीफ करता था कि मेरे उस कंपनी के मालिक मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो कंपनी के मालिक के पास मेरे पापा भागते हुए गए कि मेरे बेटे का जान बचा लीजिए, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, इतना खर्च करके नहीं बचा पाएंगे, इसको अगर अच्छे अस्पताल में ले जाया जाए तो शायद ये बच जाएगा। और उस कंपनी का मालिक ने क्या बोला, आपका लड़का है, आप इसको लेकर जाओ। अभी तक मैं आपके लड़के का इलाज करवा रहा था और मैं यही सोच रहा था कि इस लड़के का माँ बाप, दुनिया, खानदान कोई है कि नहीं है। आज तक कोई आया नहीं मिलने के लिए। अब आप आ गए हो तो इसको लेकर जाओ, अब हम खर्चा नहीं उठा पाएंगे। मेरे पिता के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था दोस्त, वो जितना कमाते थे बस खाते थे, हमारा परिवार ऐसा था। लेकिन मेरे पिता बाई रोड मुझे पटना लेकर गए, अस्पताल में भर्ती करवाए, घर गए और मम्मी को जाकर बोला कि रोहित अच्छा है, चिंता मत कर, उसका मोबाइल इसलिए बंद है क्योंकि वो अभी जंगल वाले इलाके में है, वहां पे कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता, उसका प्रमोशन होने वाला है, वो जल्दी घर आ जाएगा। उसने, पापा ने झूठ बोल दिया, उनको पता था कि ये बात मेरी मां सह नहीं पाएगी कि मैं कुछ दिन बचने वाला हूं। मेरे पिता ने दोस्तों जो कुछ कर सकते थे उन्होंने हर वो काम किया। न जाने कितने लोगों से उन्होंने कर्ज लिया जिनसे वो ले सकते थे। बहुत सारे लोगों ने कर्ज दिया, बहुत सारे लोगों ने कर्ज नहीं भी दिया। बहुत सारे लोग जब मेरे पिता को देखते थे तो अपना मुंह फेर लेते थे कि ये अगर आ रहा है तो ये पैसा मांगेगा। और मेरे पिता बेशर्मों की तरह सिर्फ हाथ फैलाते थे लोगों के सामने कि आप पैसा मैं आपको सूद समेत लौटा दूंगा, मेरे बच्चे का जान बचा लीजिए। जब मेरी मां को पता चला दोस्तों, लगभग पापा जैसा बताते हैं 3-4 महीने बाद मेरी मां को पता चला, और उस वक्त तक मैं खतरे से बाहर था। डॉक्टर ने बताया कि यह बच जाएगा, लेकिन अब कितना टाइम लगेगा इसको रिकवरी होने में ये हम नहीं बता पाएंगे। जब मेरी मां को पता चला, मां को जब पापा ने बताया कि पैसों की बहुत दिक्कत है, अस्पताल में इतना पैसा खर्च लग रहा है, मेरे मां ने बताया कि हमें नहीं पता, आप घर भेज दीजिए।
मेरे पापा ने बोला कि अगर घर बेच देंगे तो क्या हम कहाँ रहेंगे, रोड पे। मेरी माँ ने बोला हमें नहीं पता कि रोड पे रहेंगे कहाँ रहेंगे, आप घर बेच दो और रोहित का जान बचाओ। दोस्तों मेरे पिता ने घर तो नहीं बेचा, लेकिन 6.5 लाख रुपए कर्ज लिए, वो गिरवी रख के घर को 6.5 लाख रुपए कर्ज लेकर मेरे इलाज करवाया गया। तकरीबन 10 से 12 लाख का कर्ज मेरे पिता टोटल उठा चुके थे, और 2.25 साल लगा मुझे अपने पैरों पे चलने में। 2.25 साल लगा मुझे ठीक से पहचानने में लोगों को। मेरे मम्मी पापा मुझे याद पहचान ऐसा करते थे, पहचान देख मैं कौन हूं। कई दिनों तक चला मेरा, अलग अलग थेरेपी चलता था पहचानने के लिए कि ये मम्मी है कि ये पापा है, तेरा नाम क्या है। वो कैसे उस दिन हादसा हुआ, मतलब मैं पूरी तरह से इतनी चोटें आई थी, मैं सब, मेरी दुनिया बदल गई थी। अब जब 2 साल बाद मैं ठीक हुआ तो मैं इतना रोता था दोस्त, इतना रोता था कि मैं अब क्या करूं। जब मुझे पता चला कि मेरा घर भी गिरवी हो चुका है, मैंने जो लगभग 8 लाख रुपए कमाए थे वो सब खर्च हो गए मेरे इलाज में। मैंने इतना मेहनत करके एक नाम पहचान बनाया था, सब खत्म हो गया। उस कंपनी के मालिक को मैं भगवान की तरह चाहता था, उसने मेरे पिता को धक्के मार के निकाल दिया। इन सब चीजों को मैं भूल नहीं पा रहा था, इतना गुस्सा अपने अंदर मैं समेट रहा था। मुझे उस वक्त ऐसा लगता था दोस्त, ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभाव था। मुझे ऐसा लगता था जिस दिन अगर भगवान ने अगर सच में लिख रखा है कि रोहित एक दिन अमीर बनेगा, और जिस दिन मैं अमीर बन गया ना तो इन लोगों को तो अपने जूतों के नीचे मसल के रखूंगा। इतना गुस्सा अंदर भर गया था। लेकिन ग्लेज ने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, ग्लेज ने मुझे हर वो बुरी आदतों को मेरे अंदर से बाहर निकाला। माफ कर दो, सबको माफ कर दो। जिन लोगों ने तेरे साथ अच्छा किया, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, सबको माफ कर दो। और आज मैं, मेरे माँ बाप को प्राउड होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ग्लेज ने रोहित को करोड़पति बनाया, रोहित को इंसान बनाया ग्लेज ने। जब मैं ठीक हुआ, भविष्य की चिंता करता था कि मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं, कौन सा व्यापार करूं, कैसे अपने परिवार को कर्ज से मुक्त करूं, कहां से फिर से नई शुरुआत करूं, कौन सा काम करूं। इसी बीच मेरे लाइफ में एक शख्स आता जो रिलेशन में मेरे फुफेरे भाई लगते थे, वो मेरे घर आ तो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। बड़े दिन बाद कोई एक शख्स आया जो ये कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो अभी तक बस यही सुन रहा था कि उसने साथ नहीं दिया, उसने ये बोल दिया, उसने पापा को गाली दिया, उसने ये कह दिया। बड़े दिन बाद एक शख्स आया जो ये कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनको बोला सर आपको पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पिता, मैं सर भैया नहीं बोलता था, इसलिए ना क्योंकि देखो आदत सी हो गई। उस कंपनी में मेरे सीनियर थे, वो अकाउंटेंट थे, तो मेरे को सर बोल बोल के आदत हो गई थी। जैसे आप ग्लेज में ही देख लो, कई सारे भाई भाई होंगे, लेकिन आप यूज करते होंगे सर वर्ड, यस और नो। तो मेरी भी आदत थी, मैंने बोला सर आप नहीं जानते मेरे परिवार पे जो बीती है, मेरा परिवार, मेरे पिता सर से लेके पांव तक कर्ज में डूबे हैं, कैसे सब ठीक हो जाएगा। मेरे अपलाइन, मेरे उस शख्स ने मुझे बताया कि रोहित, मैंने तुझे उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखा है, कैसे दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता था तू। मैंने देखा है कैसे उन साइड पे तू जाकर काम करता था जहां कोई सुपरवाइजर, कोई इंचार्ज जाना नहीं चाहता। तेरे अंदर मैंने निडरता देखा है, तेरे अंदर डर नाम का चीज नहीं था। तू मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटता था। मुझे बस एक बात बताओ कि जितना मेहनत तू उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में करता था, क्या उसका आधा भी मेहनत करने को तू तैयार है? और यदि तैयार है तो मैं आज तुझे एक कंपनी के बारे में बताता हूं, और मैं तुझे लिख कर देता हूं व्हाइट पेपर पे कि उस कंपनी में काम करके तू अपने सारे कर्जों को दूर करेगा। और कर्जों को ही नहीं, तू उससे बड़ा घर बनाएगा, बड़ी गाड़ी होगी तेरे पास। और उस दिन मेरे कानों में कंपनी का नाम गया, जिस कंपनी ने रोहित शर्मा की लाइफ को बदल के रख दिया, और उस कंपनी का नाम था दोस्तों ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे रोहित शर्मा की एंट्री होती है आज से 10 साल पहले ग्लेज में। आपकी तरह एक दिन आया इस बिजनेस में, और हमारा एक सेमिनार हुआ, बीसी क्लासेस को बोलते हो, जानते हो आप? कभी ना कभी आप लोगों ने अटेंड किया होगा। फर्स्ट डे, पहला दिन इस बिजनेस में मेरा, बीसी क्लास में आया। आने के बाद मुझे नहीं पता था जो हमारे बिजनेस में जो होता है अपर हैंडसेट। हेलो, सब लोग जानते हो अपर हैंडसेट क्या होता है? बहुत तगड़ी अपर हैंडसेट लगाया गया, बिल्कुल मोबाइल को यहाँ जमा कर दीजिए, अंदर जाइए, अंदर आपको किसी से बातचीत नहीं करना है, सर की बातों को ध्यान से सुनना है। बोला अरे यार ये कहाँ फंस गया मैं। एक से एक लोग दिख रहे थे, मतलब टाई वाई लगाकर, जेब में कलम लेकर, और मेरे वो अपलाइन, मेरे वो व्यक्ति इस बिजनेस में लाए हैं, लोगों से हाथ मिलवा रहे हैं, रोहित इनसे मिलो, इनका नाम ये है।
मेरा दोस्त हाथ कांप रहा है। क्यों हाथ कांप रहा पता है? मैंने ऐसी लाइफ नहीं देखी थी, कभी नहीं। इतना रिस्पेक्ट मान सम्मान ना मैं किसी को देता था, ना मैं उम्मीद करता था कि तुम मुझे दो। और मेरी लाइफ यूं कर ले ली थी। मैंने अपने अपलाइन को बोला, सर ये पढ़े लिखे टाइप का काम दिख रहा है, ये मेरे से नहीं होने वाला। मेरे अपलाइन ने बोले, रोहित मैंने तेरे घर में बता दिया है कि अब तू 1 साल के लिए मेरा है, मेरा तू वही करेगा जो मैं कहूंगा और कुछ भी नहीं। और मैं तुझे लिख कर दिया हूं ना कि तू सारा कर्ज दूर करेगा, तू मेरे पे छोड़ दे, अंदर जा और सारी बातों को ध्यान से सुन। अंदर गया मैं, जहां पे बीसी क्लास चल रहा, एक जनाब आए टाई वाई लगाकर, अपना नाम परिचय बताए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बताई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, रासायनिक खाद, जैविक खाद को लेकर कि हमारे पहले के टाइम में हमारे लोग 100 साल जीते थे, उनका हड्डियां मजबूत रहता था, दांत मजबूत रहता था। आज 40 साल की उम्र में लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों बीमार हो जाते हैं? क्योंकि रासायनिक खाद यूज करते हैं। जैविक रासायनिक बताए, हमारी कंपनी के जैविक खाद के बारे में बताए, लीनियर लेवरेज इनकम बताए, बजाज राम की कहानी सुनाए, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें शॉर्ट में बिजनेस के बारे में बताएं कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कैसे हमारी बिजनेस आज लगभग 9 साल से भारत में, उस वक्त जब मैं आया था तो कंपनी का 9 साल हुआ, किस तरह 9 साल में ग्लेज पूरे भारत में फैल रही है, बातों को बताया गया। उसके बाद बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, 4-5 लोग आए टाई वाई लगाकर शेयरिंग करने के लिए। आप लोगों ने भी देखा है शेयरिंग? 4-5 लोग आते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं इस लेवल पे काम करता हूं और मैंने पिछले महीने का मेरा इंसेंटिव इतना है। देखे हो आप? मैं भी वहां बैठा था, 3-4 लोग आए टाई वाई लगाकर। एक लड़का आता है, कहता है, नमस्कार दोस्तों, मैं इस बिजनेस में ईडी लेवल पे काम करता हूं और पिछले महीने का मेरा इंसेंटिव इस बिजनेस से था 12,000। सब लोग ताली बजा रहे थे, मैं नहीं बजाया। मेरे बगल वाला मुझे बोलता है, एक ताली बजाओ। मैं बोला ओके। अगला एक आया, वो, नमस्कार दोस्तों, मैं एसटी लेवल पे काम करता हूं, पिछले महीने का मेरा इंसेंटिव 18,000। जैसे मेरे बगल वाला मुझे देखने वाला था, उससे पहले ही मैं ताली पीट दी। मैं बोला चिंता नहीं। एक लड़का आया, इतना छोटा सा था यार, वो बिल्कुल ये छोटा सा बच्चा जैसा था, लेकिन क्या चिल्ला के बात कर रहा था, नमस्कार दोस्तों, मैं इस कंपनी में ड्रीम लेवल पे काम करता हूं, आरडी लेवल पे काम करता हूं, पिछले महीने का मेरा इंसेंटिव 58,000। सब लोग जोर से ताली बजाने लगे। इस बार मैं ताली नहीं बजाया। मैं बोला क्या बोरियां भर भर के झूठ बोल रहे लोग इधर। मैं बोला ये यार, मैं बोला ये एकदम तमाशा चल रहा है यहाँ पे ये। अब उसके बाद उस क्लास में मेरा मन नहीं लगा। मैं बोला कभी ये प्रवचन खत्म हो कि मैं बाहर जाऊंगा, फंस गया। मैं बाहर गया, मेरे अपलाइन, मेरे गुरु मेरे बाहर खड़ा हो, इंतजार कर रहे हैं, रोहित कैसा लगा हमारा बिजनेस? मैं बोला वाह, वही मिला था आपको, ये बोरियां भर भर के झूठ बोल रहे लोग इधर। वो कहाँ गया वो? तो उतने में वो व्यक्ति सबको क्लोजिंग कर रहा था। मैं बोला वो जो खड़ा है बच्चा, वो कहता है कि मैं पिछले महीना 58,000 रुपए कमाया हूं। तो मेरे अपलाइन बोला, रोहित वो तो बहुत कम है। अरे वो तो 1-1 लाख रुपए इंसेंटिव भी कमाता है महीने का। मैं बोला अब आप भी लपेटो मुझे, सब मिलके ना, छोड़ना मत मुझे। तो मेरे वो अपलाइन ने बोला कि मैं तुझे पर्सनली मिलवाता हूँ सर। और वो उनको आवाज लगाए, वो भी भागते हुए आए और मेरे उस शख्स ने, अपलाइन ने बोला सर इनसे मिलिए, इसका नाम रोहित है, आज ही आया है बिजनेस में। वो भी पूरे एकदम, हेलो कैसे हो आप? मैं बोला ठीक हूँ यार। मैं अब मजा नहीं आ रहा था। मैं बोला क्या झूठे इंसान से बात करूं। तो मेरे अपलाइन ने बोला सर इसको लगता है आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा क्यों लगता है आपको झूठ बोल रहा हूं? मैं बोला नहीं तो और क्या। तो फिर मेरे अपलाइन ने बोला पूछ रहे हैं ऐसा क्यों लगता है? मैं बोला सर आप जो जूता पहने हो ना, ये जूता 200 रुपए मिलता है मार्केट में। हेलो, आमोखा टाइप का, मैं बड़ा अजीब सा इंसान था। मैं बोला 200 रुपए मिलता है तो, लेकिन भाई वो एक आरडी है, उसके पास हर बात का जवाब, मुझे नहीं पता था हर बात का जवाब है। बोला वाह क्या नजर है आप, बिल्कुल सही बोले आप, 200 में मिलता है, लेकिन मैंने 150 में खरीदा है। 150 में 50,000 कमाने वाला 150 का जूता। मैं बोला ये मेरा शौक है, आप जब 50,000 कमाओगे तो आप 20,000 का जूता पहनना, ये मेरी लाइफ है, आप अपनी लाइफ, आप अपना सपना बनाओ। मैं बोला ये बात भी सही है यार, इसकी लाइफ में मैं क्यों उंगली कर रहा हूँ। हेलो मेरे अपलाइन मुझे बोले रोहित देख तू ज्यादा मत सवाल जवाब कर, तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं हूं ना, और तू क्यों बोल जा रहा है? आज एक दिन हुआ है, 364 दिन अभी और बाकी है।
तू 1 साल के लिए आया है मेरे पास। मैं बोला सही बात है यार, एक ही दिन में सब सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला खाना वाना खाओ, तुम्हारे एक और क्लास होगा। शाम में फिर एक क्लास में गया, SBP, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। वहां पे भी फिर वही लोग जो सुबह मिले थे बैठे हैं। फिर एक सर आए और उन्होंने फिर सॉरी एसपीपी ने पहले साइकोलॉजी हुआ था, एसपीपी अगले दिन सुबह हुआ था। साइकोलॉजी क्लास पहले हुआ और साइकोलॉजी में एक सर आए थे और उन्होंने बिजनेस प्लान को और डिटेल में समझाया, जो कि बीसी क्लास में उतने डिटेल में नहीं बताया गया। अब कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी, लीनियर और लेवरेज इनकम, कि उस व्यक्ति का 58,000 अगर आया है तो क्यों आया होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अकेले के मेहनत से नहीं आया, उसके नीचे और भी लोग हैं, एक ग्रुप है उनके नीचे जो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और जो टाइम मल्टीप्लाई होने का जो बातें बताया जा रहा है, कुछ कुछ बातें अब मुझे समझ में आने लगी। मेरे अपलाइन ने पूछा रोहित कैसा लगा ये क्लास। मैं बोला अब थोड़ी थोड़ी चीजों को समझ पा रहा हूँ। तो मेरे अपलाइन ने बोला रोहित तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करना है और कुछ भी काम नहीं करना है। मैं बोला बस। उन्होंने कहा बस सुबह शाम तुझे बस ट्रेनिंग अटेंड करना है। अगले दिन सुबह एसपीपी क्लास हुआ, वहां पे भी गया। उसके अगले दिन मुझे जहां पे ले जाया गया वो था बड़ी ट्रेनिंग सेंटर जहां पे बहुत सारे लोग होते। वहां पे गया तो मैं देखता हूँ लोग लाइन से आ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन देना, यस और नो। कुछ लोग आ रहे हैं और आने के बाद शायरी सुना रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं बड़ा ताज्जुब हुआ, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। मैंने अपलाइन को बोला सर मैं भी एक आध शायरी छोड़ू क्या उधर जाकर। मेरे अपलाइन ने बोला हाँ जा तू भी शायरी सुना लोगों को। मैं भी गया, वहां पे खड़े हुआ और लोगों को एक शायरी और एक कविता सुनाया और लोग जमकर तालियां बजाएं, जमकर तालियां। मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड को याद किया कि एक से एक लेटेस्ट गाली सुनने वाला आज ताली सुन रहा है। हेलो, एक से एक लेटेस्ट गाली सुनने वाला आज ताली सुन रहा है। दिन बीते गए, मुझे मजा आने लगा, सच कह रहा हूं मैं, मजा आने लगा मेरा। एक दिन की बात बता रहा हूं, ट्रेनिंग क्लास गया और ट्रेनिंग क्लास जाने के बाद जमीन पे बैठे थे और बोरी लेके जाते थे जेब में। चप्पल खोला, ट्रेनिंग में बैठा और जब मैं लौटा तो मेरा चप्पल गायब था। चप्पल गायब हो गया, मैं खाली पैर लो फिर रूम पे गया। मैं बोला क्या ताजुब है, मेरा चप्पल कौन पहनकर भाग गया। तो मतलब ना कमाल का मुझे मजा आने लगा। मैं बोला यार ये यहाँ पे कुछ मैं बड़ा कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों की मीटिंग अटेंड किया, जो लोग डायमंड थे, जो महीने के 3 लाख 4 लाख कमा रहे थे। जिस रूम में जहां पे मैं रहता था, जो हमारे जहां मैं रहता था वहां मेरी अपलाइन की और भी टीम मौजूद थी और मैं नया था। मेरे अपलाइन ने मुझे बस एक काम दिया था और वो एक काम क्या दिया था आपको याद है? यस सर। क्या? ट्रेनिंग। क्या करना? बस ट्रेनिंग करना। मैं जिस रूम में रहता था वहां पे हमेशा कोई ना कोई नया गेस्ट आता था, लोग अप्रोचिंग करते थे, लिस्ट बनाते थे। मेरा भी मन करता था कि मैं भी लिस्ट बनाऊं, मैं भी बात करूं। और मैं अपने अपलाइन को जब मिलता था मैं बोलता था सर मैं समझ गया अभी काम क्या है, मुझे भी टीम बनानी है। मेरे साथ वाले लड़के का टीम बनना स्टार्ट हो गया। मेरे अपलाइन ने बोला रोहित तुझे क्या काम दिया हूं, बस ट्रेनिंग अटेंड कर, लगातार ट्रेनिंग अटेंड कर और कुछ काम नहीं है तेरा, बाद में करना लिस्ट बनाना और ये करना, बस तू भी ट्रेनिंग अटेंड कर। 3 बीते जा रहे थे, लगातार खाली ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं। नए गेस्ट आ रहे हैं रूम में, तो जो मेरे साथी लोग हैं वो साथी लोग अपने नए गेस्ट को मेरे से मिलवा रहे हैं सीनियर बोल के, ये देखो ये रोहित सर है, बड़े सीनियर है कंपनी में। और मैं भी हाँ ऐसे हो जी, कब आयो और बैठो, और उनको साइकोलॉजी दे रहा हूं मैं, और मेरा खुद का कोई बच्चा नहीं है। हेलो, मेरा खुद का एक भी टीम नहीं है। एक मेरे कई रूम में रहते थे दोस्त लोग, वो मेरे को आके बोले रोहित सर मेरे एक दोस्त है एकदम जिगरी वाला, उसको किसी भी तरह मुझे इस बिजनेस में पार्टनर बनाना है। रोहित सर कुछ फॉर्मूला बताओ कि उसको मैं लेके आऊं और ट्रेनिंग करवाऊं। मैं बोला ऐसा क्या, बैठ मैं बताऊं। और उसको मैंने फॉर्मूला बता दिया, तुक्का मारा। फॉर्मूला क्या था, मैं ऐसा कौन सा मास्टर बन गया था इस बिजनेस में, मैंने तुक्का मारा। अगले दिन उसका गेस्ट आ गया, पीसी देखा, ज्वाइन कर लिया और सामने मेरे पास आ रहा रोहित सर थैंक यू सो मच, यही वो दोस्त है, आज सीडी भी बन गया, थैंक यू रोहित सर। मैं बोला ऐसा क्या, मैंने तो तुक्का मारा था यार। मेरे आंख के सामने देखते देखते वो लड़का पीडी बन गया और मैंने लिस्ट भी नहीं बनाई है। वो लड़का बोला रोहित सर थैंक यू सो मच सर, मैं पीडी बन गया सर, आपका बहुत सपोर्ट रहा। कमबख्त मैं खुद से ही सपोर्ट नहीं कर पाता।
अपलाइन के पास गया, मैं बोला सर देखो अभी बहुत हो गया, प्लीज मुझे टीम बनानी है, मेरे साथ वाले लोग पीडी बन गए, ईडी बनने वाला है, अभी कम कभी मैं लिस्ट बनाऊंगा, कभी अप्रोचिंग करूंगा। मेरे अपलाइन ने बोला रोहित थोड़ा पेशेंस और रख, ट्रेनिंग अटेंड कर, तेरी कुछ ट्रेनिंग अभी और बाकी है। कल हमारे यहाँ एक मीटिंग होने वाला है, डायमंड है वो, 5 लाख कमाते हैं, उनकी मीटिंग अटेंड कर। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरे अंदर आग भड़कती जा रही थी कि मैं कभी स्टार्ट करूंगा। एक दिन में एकदम आर या पार वाला बात, मैं अपलाइन के पास गया, मैं बोला सर हाँ या ना बताओ आज। मेरे अपलाइन बोले ये हुई ना बात, आजा बैठ जा, तेरी 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी फिर से, मेरे और तेरे बीच में कोई नहीं है, रूम बंद कर दे। रूम मैंने बंद कर दिया। मेरे अपलाइन ने बोले कि तू अगर कंफर्टेबल नहीं है तो तू बाद में आ जा, और अगर कंफर्टेबल है तो अभी बैठ, इस 1 घंटे में तेरे से कुछ बात करूंगा, और अगर दिखा मुझे कि तू अब तैयार है तो तू फिर अपना काम स्टार्ट कर लेना, और अगर नहीं हो पाया, अगर तू मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो तेरी ट्रेनिंग फिर चलेगी कल से। दोस्तों वो जो 1 घंटे की ट्रेनिंग थी ना, मैं क्या बताऊंगा, मेरा जो पिछले कई दिनों से जो मैं सेंटर पे ट्रेनिंग ले रहा था, उस पूरी ट्रेनिंग का जो निचोड़ था उस 1 घंटे की ट्रेनिंग में मिल रहा था मुझे। मेरे अपलाइन मुझे बैठाए, मुझे बोले रोहित मैं कुछ सवाल पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि तू सच सच बताएगा, मेरा दिल रखने के लिए कोई भी जवाब मत देना। मेरे अपलाइन ने बोला रोहित मैंने तेरे पिता को और तुझे एक बात बोला था कि 1 साल मुझे दे, और मैं जिस काम के बारे में बता रहा हूं ग्लेस के बारे में, वहां काम करके तू सारे कर्जों को दूर करेगा। तू मेरे दिल रखने के लिए नहीं, अब सच बता, क्या तुझे सच में लगता है कि इस बिजनेस को करके तू अपने कर्जों को दूर कर लेगा, हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। इसके अलावा मेरे पास इतना बड़ा विकल्प कोई नहीं है जहां मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। मेरे अपलाइन ने बोला ठीक है, अब मुझे बता, तू तो कह रहा था मैं सब जान गया, अब मुझे बता कि यहां पे करना क्या पड़ता है, क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस में, जो तू लाखों की बात कर रहा है, क्या कैसे आएगा? दोस्तों वो जो ट्रेनिंग में आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, वो 1 घंटे का जो गेट टुगेदर हमारी मीटिंग चल रही थी, मेरे आज अगर कामयाबी में वो 1 घंटा बहुत बड़ा योगदान देता। देखो फॉर एग्जांपल समझो आप कि वो 1 घंटा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। हमारे देश का जो आर्म फोर्सेस है -30 डिग्री पे वो खड़े होकर हमारा आपका रक्षा करते हैं, रेगिस्तान तपती धूप में वो हमारे लिए काम करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो सेना में जो जवान है जो देश की रक्षा कर रहे हैं, वहां पे सेना में कौन जाता है? हमारे और आपके तरह लोग जाते हैं, यस और नो? गरीब किसान के बच्चे जाते हैं। क्या कोई करोड़पति अरबपति का बच्चा जाता है क्या मिलिट्री में? जाता है क्या? नहीं जाता। एक किसान का बेटा जाता है, और वो भी पता है कौन? जो गांव का सबसे सीधा लड़का रहता है। सच कह रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, बताना आप। वो लड़का जो गांव में किसी से मारपीट कभी नहीं किया जीवन में, वो मिलिट्री में जाता है, और मिलिट्री में जाने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, लड़ना सिखाया जाता है, 1 से 1 पिस्टल हथियार चलाना सिखाया जाता है, 1 से 1 बड़ी वेपन 47, 56 चलाना सिखाया जाता है। बिना हथियार के कैसे लड़ सकता है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब ट्रेनिंग उसे दी जाती है ना दोस्त, सालों तक चलती है, सालों की ट्रेनिंग, 1 साल 1.5 साल पता नहीं, 1 साल तो कम से कम होगा, 1 साल की ट्रेनिंग, 1 से 1 गन चलाना। पता है वो गन चलाना उसको कहां सिखाते हैं? किसके ऊपर? पुतला बना के, पुतला बना के उस पर फायरिंग करने बोलते हैं कि उसके सीने पे गोली चलाओ। पूरे साल भर वो पुतले को गोली मारता रहता है, वो किसान का लड़का पूरे 1 साल ट्रेनिंग करता है। लेकिन आपको पता है कि उस 1 साल की ट्रेनिंग जितना मायने रखता है ना दोस्त, उससे ज्यादा मायने रखता है वो 1 घंटा की ट्रेनिंग उस जवान का, जब सरहद पे जंग छिड़ता है। जब सरहद पे सच में जंग छिड़ गई है और सामने कोई पुतला नहीं है, सामने इंसान है, और उस इंसान के सीने पे गोली मारनी है। वो जो 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस जवान को बताया जाता है कि तूने जो गोली चलाना सीखा था वो पुतले पे सीखा था, सामने इंसान है लेकिन वो हमारे देश का दुश्मन है। अगर तूने उसकी गोली नहीं मारी उसके सीने में तो हमारे देश को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी बहु बेटियों को बर्बाद कर देगा। उसको गोली मारना है।
वो 1 घंटे की ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो किसान का बेटा गोली मारने को भी तैयार हो जाता है और अपने सीने पे गोली खाने को भी तैयार हो जाता है। और वही 1 घंटे की ट्रेनिंग मेरी थी, चल रही थी मेरे अपलाइन के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे अपलाइन ने पूछा कि तुझे इस बिजनेस में करना क्या है। मैंने बोला सर मुझे टीम बनाना है। मेरे अपलाइन ने पूछा टीम बनेगी कैसे रोहित। मैं बोला सर मुझे लिस्ट बनानी है। मेरे अपलाइन ने बोला वेरी गुड, लिस्ट तूने बना ली, किसको अप्रोच करना है तुझे। मैंने बोला सर हॉट मार्केट, जो कुछ मैंने थोड़ी थोड़ी सीखी थी। मैंने बोला सर हॉट मार्केट। मेरे अपलाइन ने बोला हॉट मार्केट कौन होता है। मैंने जो कुछ सीखा था मैंने बताया कि हॉट मार्केट कौन होता है। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला रोहित मान ले कि मैं तेरा हॉट मार्केट, तेरा जिगरी दोस्त, तूने मुझे बुलाया इस ग्लेज में, काम दिखाया, और तेरे काम को देखने के बाद मैं ये कहता हूं दुनिया का सबसे वाहियात, दुनिया का सबसे खराब काम तेरा काम है, अब तू क्या करेगा। उनकी बातें ना चुभनी स्टार्ट हो गई। मैं बोला सर मेरे हॉट मार्केट ऐसा नहीं बोले, लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला रोहित वो ऐसा बोलेगा, तुझे फिर अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। तूने कहा कि हमें एक बड़ी लिस्ट बनानी है। तुझे क्या पता है कि जो भी लोग आज बिजनेस में कामयाब है, डायमंड और ग्लोबल डायमंड है, क्या कोई भी ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि मैं इस बिजनेस में आया और मैंने 100 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया। क्या आपने सुना है कभी ऐसा? तो मैंने भी नहीं सुना। मेरे अपलाइन ने बोला कि वही सब लोग वही 4, 6, 5, 8 डायरेक्ट लगाते हैं, लोग को ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन क्यों हम 200 का लिस्ट बनाते हैं, 500 का लिस्ट बनाते हैं। हमें तो वही 4, 5, 6 लोग चाहिए। इसलिए क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिसे तू अप्रोच कर रहा है वो व्यक्ति आकर तेरे साथ ये काम कर ले। और उसने फिर मुझे क्लियर किया अपलाइन ने कि मैं तुझे बताता हूं ऐसा क्यों है। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला रोहित मान ले कि तू ग्लेज में नहीं है और तू दुनिया का आम इंसान है जिसकी लाइफ में ग्लेज नहीं आई, और मैं तुमसे पूछता हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा काम कौन सा है, तो तुम क्या बोलोगे। ग्लेज मत बोलना क्योंकि तुम ग्लेज में अभी नहीं हो। तो मैंने बोला कि सर डॉक्टर, तो बोला वेरी गुड डॉक्टर, ये हुई ना बात की डॉक्टर का काम बहुत अच्छा होता है। और मैंने बोला सर हमारे देश की आर्मी IAS ऑफिसर। मेरे अपलाइन ने बोला वेरी गुड। अब रोहित मुझे अब तेरे सवाल का कि मेरा वो हॉट मार्केट काम क्यों नहीं करेगा, हो सकता है कि आकर चला जाए, तूने खुद जवाब दे दिया। मैंने बोला सर कैसे। उन्होंने बोला रोहित तूने खुद बोला कि दुनिया का सबसे अच्छा काम डॉक्टर का होता है, एक IAS ऑफिसर बनना होता है, आर्मी में जाना होता है। तो फिर हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, सब लोग डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि डॉक्टर बनना सबसे अच्छा काम है। सब लोग IAS ऑफिसर क्यों नहीं बनते, सब लोग आर्मी में क्यों नहीं जाते। मेरे अपलाइन ने बताया कि रोहित कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ आर्मी में जाएंगे, कुछ किसान बनेंगे, कोई छोटा व्यवसाय करेगा, कोई बड़ा व्यवसाय करेगा। हर लोग कुछ न कुछ करते हैं, नहीं होगा। बस एक ही काम करूंगा, शो द प्लान। मैं अपने प्लान को शेयर करता रहूंगा, तब तक अप्रोचिंग करता रहूंगा जब तक मैं कामयाब ना बन जाऊं। मेरे अपलाइन ने उस दिन बहुत सारी बातें वो शेयर की जो मेरे लिए कामयाबी में बहुत जरूरी थी। यानी आप ये कह सकते हो बड़ी लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद मैंने अप्रोचिंग स्टार्ट किया। अप्रोचिंग स्टार्ट किया और अपलाइन की कही हुई बात सच होना स्टार्ट हो गया। हम जो कहते हैं ना दोस्त कि अपलाइन जो भी कहता है, अपलाइन जो भी कहता है, आप भी यूज करते हो इस वर्ड को, मैं भी यूज करता हूं कि अपलाइन का बोला हुआ हर बात सच होता है। क्या आपने देखा है ये बात? मैंने भी देखा। तो अपलाइन ने जो बोला, अपलाइन ने मुझे उस 1 घंटे की ट्रेनिंग में अपलाइन ने कहा था रोहित तुम याद रखना आज कंपनी का 9 साल हो गया है दोस्त, होने को एक दिन ऐसा आएगा रोहित कि इस पूरे ग्लेज में सबसे बड़ा इंसेंटिव दे रहा हो। होने का रोहित ये भी हो सकता है कि आज तक तू एक से एक मैगजीन देख रहा है, एक से एक मैगजीन देखते हो कि ये डायमंड है, ये ग्लोबल डायमंड है। एक दिन रोहित तू मैगजीन में आएगा। रोहित एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि तेरी इंसेंटिव इतनी बड़ी हो, इंसेंटिव होगी कि लोग तेरे जैसा बनना चाहेगा। रोहित जरा सोच कि जब तू महीने के 10 लाख कमा रहा होगा तो तेरी लाइफ कैसी होगी। जब तू 10 लाख महीने का कमा रहा होगा तो क्या क्या करेगा। दोस्तों मैंने बताया कि सर मेरे पापा के जो कर्ज है वो दूर करूंगा। मेरे अपलाइन ने बोला रोहित वो तो 1 महीने में हो जाएगा खत्म, और अगले महीना फिर 10 लाख आएगा। मैं बोला और 10 लाख आएगा। तो मेरे अपलाइन ने पूछा क्या करोगे 10 लाख का। मैं बोला गाड़ी खरीदूंगा। मेरे अपलाइन बोले तू गाड़ी तो खरीद लिया, अगले महीना फिर 10 लाख आएगा, फिर क्या करेगा। मैं बोल फिर आएगा क्या, और मैं सोच में पड़ गया हूँ क्या करूं 10 लाख। और अपलाइन ने मेरे को बैठे बैठे करोड़पति बना दिया।
कि हर महीना आएगा, क्या करेगा बता जल्दी। तुझे तैयारी करनी है रोहित कि पैसे खर्च कहां करना है बेटा। मतलब मैं उस दिन इतना मोटिवेट हुआ, मैं जब बाहर निकला और मैं जेब में हाथ डाला तो मैं बोला यार जेब में फिलहाल तो 10 रुपए भी नहीं है। हेलो, जेब में 10 रुपए नहीं है कि मैं समोसा खाऊं और मेरे अप्लाइड मुझे हर महीना 10 लाख गिरा गया, 10 लाख गिरा गया। मैं मतलब मैं वो दिनों को याद करता हूँ यार, वो क्या दिन थे। और आप सब भी, आप जो आज दिन फेस कर रहे हो ना, आप दरअसल इतिहास लिख रहे हो। कल आप सुनाओगे जो आप फेस कर रहे हो। क्योंकि जब इंसान इतिहास लिख रहा होता है ना दोस्त, तो उस इंसान को खुद नहीं पता होता है कि मैं इतिहास लिख रहा हूं। और वही मेरे साथ हो रहा है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, ना मैं ना आप। उस दिन रोहित शर्मा को नहीं पता था कि रोहित शर्मा सच में एक दिन 10 लाख 20 लाख कमाएगा। उस दिन मुझे नहीं पता था कि आज जेब में भले ही 10 रुपए नहीं है, लेकिन अपलाइन ने बोला है कि 10 लाख कमाओगे तो एक दिन सच में कमाऊंगा। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं। और आज हम जो कर रहे हैं उसी से हमारा भविष्य का निर्माण होता है कि भविष्य में हम कल कहां रहेंगे। मैंने 100 द प्लान, मैंने बिजनेस शेयर करना स्टार्ट किया और सच में वो लोग मिले। मुझे अच्छे से याद है, मेरे 3 दोस्त एकदम हॉट मार्केट, जिगरी दोस्त, क्लोज फ्रेंड, लंगोटिया यार, मतलब बचपन से हम साथ रहते थे। मेरा वो गैंग का जिसको मैंने जिक्र किया ना स्टार्टिंग में, मेरा ग्रुप था एक दोस्तों का। 3 दोस्त आए बिजनेस देखने के लिए। बिजनेस प्लान बीसी मैंने उन्हें लेकर गया और उस दिन मैं बड़ा खुश था, एकदम जेब में हाथ डालकर मुंशी प्रेमचंद की तरह टहल रहा था। और मैं सबसे बात कर रहा था कितना गेस्ट है आपका, तो वो बोल रहा मेरा 1 है सर, मेरा 3 है। मैं बड़ा खुश था उस दिन। मैं बोला 3 हो गया, एक और पीडी बन जाऊंगा, इस महीना सीडी टू ईडी बनूंगा। मैं बड़ा खुश था। लेकिन मेरी इम्तिहान तो असल में स्टार्ट होने वाला था जब मेरा गेस्ट बाहर निकला। मेरे तीनों दोस्त बाहर आए बिजनेस प्लान देख के। मैंने बोला कैसा लगा हमारा प्लान, है ना जबरदस्त। अब हम चारों मिल के जबरदस्त काम करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। मेरा वो तीनों दोस्त एकदम चुपचाप मुझे ऐसा देखे। काफी देर हो गया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कैसा लगा काम, हमारा काम, कुछ तो बोल, अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब लगा। एकदम निहारे जा रहे तीनों मुझे। बहुत देर बाद एक बोला, उसके कुछ सवाल थे और उसके सवाल ऐसे थे जिस सवाल का जवाब रोहित शर्मा के पास नहीं था। रोहित छोड़ दो यार, उसका सवाल ऐसा था कि उस सवाल का जवाब आप में से कोई लोग नहीं दे पाए, कोई भी नहीं। आप छोड़ दो, मैं तो कहता हूं दुनिया का कोई भी इंसान उस सवाल का जवाब नहीं दे। कहना तो यह ठीक रहेगा कि शायद इस सवाल का जवाब भगवान से भी अगर पूछा जाए तो भगवान भी सोच में पड़ जाए कि इस इंसान को क्या जवाब दूं। अब आप सोच रहे होंगे भला दुनिया में ऐसा कौन सा सवाल है यार कि जिसका जवाब किसी इंसान के पास नहीं है, भगवान भी सोच में पड़ जाए। सुनना चाहेंगे इसका सवाल? yes, उसका सवाल था लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे तैसे तो। मैं जुड़ गया, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ा तो, टीम नहीं बनी तो, प्रमोशन नहीं हुआ तो, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट नहीं